नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एमसीक्यू कम्युनिकेशन की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी और उसी के आगे हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, दो तरफा आमने सामने सप्रेशन तकनीकी रूप से किस प्रकार का संदर्भित किया जाता है? टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक्निकली रेफर एज। टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कैसा है? स्तर 1 का होता है, स्तर 2 का होता है, स्तर 3 का होता है या स्तर आपका 4 का होता है? हाँ, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, रोज ही रहेगी 6 बजे से अब, ठीक है? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, टू वे कम्युनिकेशन है तो भाई दो स्तर का ही होगा, दो लेवल का होगा, है ना? याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन कैसा होता है? दो स्तर का होता है ना? याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन इज टू लेवल कम्युनिकेशन, ठीक है? ये याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बकायदा दो लेवल का कैसे, अगर आप इसका डायग्राम से समझेंगे तो भाई जैसे आपने क्या किया, जैसे ये आप सेंडर हो, सेंडर को आपने क्या किया, मैसेज भेजा है, मैसेज गया और रिसीवर को मिला, रिसीवर ने तुरंत क्या दिया, इसका फीडबैक दे दिया और सेंडर के पास आ गया। अब उल्टा चीज चलेगी, सेंडर से रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर से सेंडर हो जाएगा। तो एक तरह से कितने लेवल है ये? दो लेवल का आपका होता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था एग्जाम। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी? तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा, जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जी हां, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का, ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा, जी हां, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यूजीसी नेट लेवल पे है और इस तरह के यूजीसी नेट पे बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जहां पर बोल रहा है अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दोस्तों यहां पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहला बोल रहा है इसकी लिमिटेड मीनिंग होती है, दूसरा बोल रहा है इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रतिनिधान नहीं होता, इट कन्वे कंटेक्सुअल मीनिंग, संदर्भात्मक जो अर्थ होता है उसको शो करता है। फिर बोल रहा है इट कैन इन्फ्लुएंस द रिसिप्ट, जो प्राप्त करता होता है उसको प्रभावित करता है। फिर बोल रहा है इट कैन अफेक्ट पर्सनल रिलेशन, फिर बोल रहा है जो निजी संबंध होते हैं उसको भी क्या करता है, ये आपका प्रभावित करता है। अब यहां पर क्या इसकी विशेषता है ये आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है एक्चुअली में,
है ना। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक है, तो भाई बोल रहा है लिमिटेड मीनिंग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है, ये विशेषता थोड़ी है कि इसकी लिमिटेड मीनिंग होती है, विशेषता थोड़ी कहलाएगी, है ना। तो पहला वाला गलत है। फिर बोल रहा है प्रति निधान नहीं होता, इट नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये भी इसकी विशेषता नहीं है ना। विशेषता क्या है कि भाई ये कंटेक्चुअल मीनिंग को कन्वे करता है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप इमोशन के साथ में फेशियल जेस्चर और इसके साथ में जब आप अपनी बातों को रखते हो, तो जाहिर सी बात है सामने वाले पर बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना। तो आपका डी वाला भी होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे निजी उस रिलेशनशिप को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो सी ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे जो है आपका सही होना चाहिए, है ना। सी ऑप्शन यहां पर आपका होगा। इसके अलावा इसकी और भी विशेषताएं हैं कि भाई ये आपका कैसा रहता है, निरंतर भी चलता है ना, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लगातार आपका चलेगा, एक विशेषता ये हो गई इसकी, है ना। रेगुलर आपका रहेगा ये, है ना, रेगुलर आपका चलता है कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन चलता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे नंबर ऑफ चैनल काफी यूज होते हैं ना, तो चैनल्स बहुत सारे यूज होते हैं इसमें, है ना। चैनल ज्यादा यूज होते हैं, अलग अलग माध्यम आप यहां पर क्या करते हो, नॉन वर्बल में यूज करते हो, तो चैनल्स का उपयोग यहां पर होता है ना। इसके के अलावा आप देखेंगे इसमें बस एक चीज होती है कि कल्चर के अकॉर्डिंग होता है ना, संस्कृति वाद्य होता है, कल्चर के हिसाब से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई आंख से आंख मिलाना यूएसए में अच्छा होता है, लेकिन जापान में आप किसी से आंख में आंख डाल के किसी अपने से बड़े को देखेंगे तो वहां पर होता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कल्चरल बाध्य होता है, या मैं कहूं संस्कृति बाध्य होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संप्रेषण में शामिल होते हैं। जी हां, मानव संप्रेषण, ह्यूमन कम्युनिकेशन इंक्लूड, क्या होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन भाई? ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब कैसा कम्युनिकेशन? ह्यूमन कम्युनिकेशन में आपके अलग अलग कम्युनिकेशन आ जाएंगे। जैसे आपका क्या आ जाएगा भाई, ह्यूमन कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब आपके क्या है, ह्यूमन कम्युनिकेशन के एक तरह से हिस्से में शामिल होते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर वेस्चर, सब आप देखेंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन का हिस्सा है। स्पीच, है ना, ह्यूमन कम्युनिकेशन का। अब यहां पर आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से देख लीजिए। पहला बोल रहा है कि मैसेज का ट्रांसमिशन, बिल्कुल भाई, ह्यूमन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो मैसेज का ट्रांसमिशन होगा। मैसेज को ग्रहण करना ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है ना। इसके अलावा आप देखेंगे आपका शाब्दिक और गैर शाब्दिक यानी वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल भी होगा, ये भी सही है। फिर है पावर पैक्ड मैसेज ओनली, ये केवल शक्ति संपन्न संदेश, ये आपका नहीं होगा। फिर बोल रहा है नॉन कंजप्शन मैसेज, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहां पर ए बी सी बस क्या होने चाहिए, इसके आंसर होने चाहिए। ए ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात यहां पर हो रही है, कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आप देखेंगे यहां पर है डिस्क्रिप्टिव, तो भैया नॉन वर्बल मतलब आप अपना फेस, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, तो इसमें आप ज्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे, है ना, आप शॉर्ट में ही करोगे। तो पहला वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है कि भाई एकदम वर्णात्मक होता है नॉन वर्बल, बिल्कुल गलत है ना। अब ए गया तो जाहिर सी बात है दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है ना। इसी प्रकार एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होता है। फिर आपका इन्वॉलंटरी दे रखा है, रेफरेंशियल दे रखा है, सिंबॉलिक। अब ये तो आपको पता है कि सिंबॉलिक तो होता ही होता है ना। तो आपका ऑप्शन में आपका ई तो आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मतलब इन्वॉलंटरी होगा, नैच्छिक होगा, साथ में आपका रेफरेंशियल होगा, सांदर्भिक होगा, और आपका क्या होगा, सिंबॉलिक होगा यानी सांकेतिक होगा। तो सी डी और ई जो है आपका आंसर यहां पर क्या होगा, हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। बात हो रही है किसकी, बात हो रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है मेन फीचर ऑफ इंटर एक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, इंटर एक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात यहां पर हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। इंटर एक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, चलिए क्या होता है इंटर एक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? हाँ, इंटरएक्शन मॉडल मतलब आपस में आप क्या करो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, है ना। दो वे होता है ना, एक दूसरे से आप क्या करते हो, चीजों को शेयर करते हो, है ना। हाँ, क्या होगा, पहला बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, पहला बोल रहा है इसमें कि भाई आपका क्या होना चाहिए कि भाई ये बाय डायरेक्शनल होता है। तो मैंने अभी बताया इंटरएक्शन मतलब इंटरएक्टिव है मतलब टू वे होगा, है ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों तरफ से होगा। अब टू वे है तो यानी बाय डायरेक्शनल होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है। ए सब में आएगा, ए सब में आएगा, तो दो ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर क्या होंगे, कट गए वाले। अब बचे क्या, ए और सी ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है कि फिजिकल कंटेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, कि संप्रेषण का भौतिक संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं होता। तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका क्या है, ये गलत है ना। आपका जो कंटेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप किस के लिए कर रहे हो, है ना। तो यहां पे बोल रहा है कंटेस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो बी यहां पर गलत हो जाएगा, बी यहां पे गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ACNE, है ना। तो सी आप पढ़ लीजिए, क्या दे रखा है कि साइकोलॉजिकल कंटेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज कंसीडर, मनोवैज्ञानिक कंसीडर किया जाता है। फिर बोल रहा है फीडबैक इज नॉट रिस्पॉन्स टू रिसीव मैसेज, तो फीडबैक बोल रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता, गलत है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरएक्टिव है, तो जाहिर सी बात है फीडबैक रहेगा ही रहेगा। इसके बाद बोल रहा है इट रिलेटिवली लेस मैसेज सेंट्रिक, है ना, ये अपेक्षाकृत न्यून संदेश को केंद्रित करता है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक जो रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है इंटरेक्शन में, कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या है, वो यहां पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण करता होने के लिए किस किस का सहारा लेना पड़ता है। टीचर टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड टेक रिकोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो आपको क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि अडॉप्टिंग एलाइट बैकग्राउंड, कि भैया एक अच्छी खासी जगह से आप आते हो, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि भाई आप एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आओगे तभी आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे सूचना का नैसर्गिक प्रभाव, नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल जरूरी है एक अच्छे टीचर में। आप देखेंगे कि भाई फ्लो जो होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सेकंड वाला आपका ऑप्शन में होना ही होना है, तो ये दो ऑप्शन आप देखेंगे अपने आप क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1 2 3 भी नहीं होगा क्योंकि एक तो आपका गलती हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 3 4, तीसरा आप पढ़ लीजिए वॉलंटरी सपोर्ट फॉर लर्निंग, तो भैया आप क्या करेंगे, ऐच्छिक समर्थक होना चाहिए, अच्छे से आप क्या है पढ़ाने के लिए चीजों को कह सकते हो कार्यरत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बिना इच्छा के क्या है आप पढ़ा रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर आपका ये चीज जो है आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रोफेशनल ऑफ क्विक एंड रेगुलेशन फीडबैक, तो जाहिर सी बात है फीडबैक तुरंत देना चाहिए। जैसे अभी आप कुछ डाउट पूछेंगे लाइव, अगर हम देख पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपके डाउट का क्या करता हूं, तुरंत रिस्पॉन्स करता हूं। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से क्विक फीडबैक भी होना चाहिए। इसके अलावा बोल रहा है इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशन, तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 3 4 जो है सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्टली ड्यू टू, लोगों के समूह के बीच मत की एक रूपता अधिकांशतः निम्नलिखित के कारण होती है। किसके कारण होगी भाई, लोग एक ही चीजों को क्या करेंगे, मानेंगे, ये आपको बताना है। हाँ,
पहला बोल रहा है कि भाई मास कम्युनिकेशन के कारण, फिर है इंट्रापर्सनल के कारण, फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर बोल रहा है एब्स्ट्रैक्शन इन कम्युनिकेशन। तो अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता अगर आप देखेंगे ये किस कारण होती है, जब हम लोगों को जाकर एक एक करके समझाते हैं। तो इंटरपर्सनल, जी हाँ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप देखेंगे एक रूपता आती है कि जब आप और आपका दोस्त आपस में क्या करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, विचार साझा करेंगे, तब एक दूसरों के विचारों के बारे में आप क्या होते हैं, सहमत होते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है आपका होना चाहिए, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण जो है आपका होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्टली ड्यू टू, ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहां पर क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे से, जैसे मैंने बताया, आपको मिलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन कब होता है, जब आप क्या करते हो, इंटरपर्सनल होते हो, है ना, जैसे सोशल इन्फ्लुएंस हुए, है ना, कि भाई आपने लोगों से मिले, एक दो लोगों से, उनके विचार जाना, तो फिर क्या है, उनके जैसे भी आपके क्या होते हैं, चीजें बनती हैं। मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन लार्ज ऑडियंस के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके विचार कैसे हो, सेम हो। जैसे मोदी जी आके क्या करते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो सभी को ये नहीं है कि भाई सभी लोगों को उनके भाषण पसंद आए या उनके विचार पसंद आए, तो मास कम्युनिकेशन एक तरह से नहीं होगा। इंट्रापर्सनल तो पता ही है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद से बातें करना, है ना, तो खुद के विचार से कोई यहाँ पर वो लेना देना नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्शन इन प्रोसेस की बात, कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट टर्म का मतलब क्या होता है, किसी कह सकते हो स्पेसिफिक आइडिया हो, या मैं कहूं कोई ऐसा फिनोमिना हो, उसको आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है ना, तो वो यहां पर कोई लागू नहीं होता। चलिए अगला देखिएगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, यह आपको बताना है। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके आया हुआ है कि इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पहला बोल रहा है प्लीजेंट वॉइस, तो भैया बिल्कुल गलत, नॉन वर्बल में आपकी आवाज का कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि वॉइस हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, मनोहर स्वर, तो यहां पर आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आपका बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। आप देखेंगे नॉन वर्बल में, आप देखेंगे यहां पर पूछ रहा है कि किसका महत्व होता है, तो यहां पर देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल महत्व होता है, जेस्चर का भी बिल्कुल महत्व होता है। तो बी और सी तो आपका आना ही आना है, बी सी आपका आना ही आना है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और डी बोल रहा है फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। फिर बोल रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रीटिंग, गलत है, नॉन वर्बल में आप ग्रीटिंग कैसे करोगे भाई साहब, जब आप बोल ही नहीं पाओगे, तो ई यहां पर गलत हो जाएगा। तो बी सी डी ई वाला जो है, सॉरी बी सी डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो नॉन वर्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये तीन चीज जो है ये आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। इशारे करना, जैसे आप इशारे करते हो, है ना, तो वो भी आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन किस किस से होता है इसमें, यह आपको बताना है। ऑप्शन में आप देख रखा है यहाँ पर क्या क्या, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है प्रकाशीय, है ना, ऑप्टिक्स, तो कम्युनिकेशन में ऑप्टिक्स ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर है ज्ञान संबंधित, ज्ञान संबंधित भी आप देखेंगे तो आपका एपिस्टिक्स नहीं होता, हाँ काइनेसिक्स होता है, बिल्कुल काइनेसिक्स होता है। आपने काइनेसिक्स के बारे में पढ़ा है, काइनेसिक्स क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, शरीर के हाव भाव जो आप पढ़ते हो वो काइनेसिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका होना चाहिए ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी इसमें नहीं है, और ए तो आपका होगा नहीं, बी आपका होगा नहीं,
ये भी कट जाएगा, तो आंसर सीधे सीधे सी ऑप्शन हो जाएगा, सी, डी और ई। सेल्फ स्वयं का होना जरूरी है ना। इसके अलावा हैप्टिक्स आपने पढ़ा है, हैप्टिक्स के बारे में कि भाई संचार अशाब्दिक संचार होता है। हैप्टिक क्या है ना, जिसमें आप स्पर्श भावना से एक दूसरे से बातचीत करते हो। जैसे जानवर से आपको बात करना है या उसके प्रति आपको क्या करना है, उसके प्रति आपको प्यार दिखाना है, तो आप क्या करते हो, कुत्ते के सर पे हाथ फेर लेते हो। तो एक तरह में ये क्या है, हैप्टिक्स ही है ना। तो ये भी याद रखिएगा, हैप्टिक्स। चलिए, तो हैप्टिक्स याद रखिएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप क्या करते हो, टच और मोशन के माध्यम से चीजों को क्या करते हो, समझते हो, है ना, वो आपकी हैप्टिक्स कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कार्य कुशल सामुदायिक संचार के प्रति तर्जन निम्न में से किसके मान से संबंधित है। एटीट्यूड टूवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिटी कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ये आपका दे रखा है ऑप्शन में, समता है, शक्ति है, शिक्षा है, स्वतंत्रता है। चल, ऑप्शन में इक्वलिटी है, पावर है, एजुकेशन है, फ्रीडम है। हाँ, इफेक्टिव तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एक्टिव कम्युनिटी कम्युनिकेशन, जी हाँ, इफेक्टिव कम्युनिटी कम्युनिकेशन यानी कार्यकुशल सामुदायिक संचार, इसके बारे में बात हो रही है। इफेक्टिव कम्युनिटी कम्युनिकेशन, हाँ, क्या होगा इसका? चलिए, तो पहला तो देखेंगे आप क्या होगा। कम्युनिटी कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, कम्युनिटी कम्युनिकेशन कर रहे हो, हाँ, क्या होगा? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पावर, जी हाँ, पावर जो है वो आपका मेन रोल प्ले करती है ना। एटीट्यूड टूवर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू पावर वैल्यू। जी हाँ, पावर वैल्यू आप देखेंगे जो है आपका क्या है, अहम कारक जो है वो आपका शक्ति जो है शो करती है। तो पावर यहां पर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन से सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट द लिसनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। जी हाँ, इनमें से कौन लिसनिंग स्किल को, सुनने की क्षमता को क्या करेगा, आपकी प्रभावित करेगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है, पहला कि विद्यार्थी का प्रोटोकॉल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, फिर है पेस ऑफ लेक्चर। अब देखो, विद्यार्थी का प्रोटोकॉल से सुनने का कोई संबंध नहीं है, तो ए यहां पर गलत होगा। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट से भी कोई लेना देना नहीं है कि एडमिन क्या कर रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है। आप लेक्चर सुन रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा, पेस ऑफ लेक्चर पे, किस पेस से लेक्चर दिया जा रहा है ना। इसी प्रकार शेड्यूलिंग ऑफ लेक्चर, अगर आपका समय जो है शेड्यूल है, उस पे भी आपका क्या है, सुनने की वो चीजों को फर्क पड़ता है। फिर है रीजनल एसेंट, यानी आपका जो उच्चारण है वो कैसा है, उस पर भी फर्क पड़ता है सुनने पे, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सी, डी और ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आया हुआ था। चलिए अगला है, डी सस्योर ने भाषा को इस रूप में चिन्हित किया है, यह आपको बताना है। डी सस्योर has identified language as, चलो बताओ। डी सस्योर करके हैं, इन्होंने किस हिसाब से क्या है, आइडेंटिफाई किया है लैंग्वेज को, ये आपको बताना है। हाँ, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या है, इनका नाम है क्या, इनका नाम है फेड्रियन डी सॉसर, जिन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, जी हाँ, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है ना। तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, याद रखिएगा, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के नाम से जाना जाता है इन्हें, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक। या मैं इन्हें कहूं कि भाई इन्हें आप आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में मानते हो, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो संकेतों का अधिक्य है, यानी एक्सेस ऑफ साइंस, इसको आपका क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है एज द लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा, संकेतों का अधिक्य है और फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। और ये बस याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में अगर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी विशेष रूप से आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। और ये व्यक्ति पे क्वेश्चन एक यही वाला बन सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये दोनों कथनों में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन ध्यान से पढ़िए, जहां पर बोला जा रहा है कि संकेत परक उपागम में संप्रेषण को उत्पादन और अर्थ के विनिमय के रूप में माना जाता है। दूसरा बोल रहा है प्रक्रिया उपागम संप्रेषण को संदेशों के प्रेषण के रूप में माना जाता है। इंग्लिश में बात करें तो सिमेंटिक अप्रोच कम्युनिकेशन में रिगार्डेड एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। फिर बोल रहा है प्रोसेस अप्रोच रिगार्ड कम्युनिकेशन एज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो भाई पहला बोल रहा है कि भाई सेमोटिक अप्रोच में कम्युनिकेशन को एज अ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग है, तो बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा बोल रहा है कि भाई प्रोसेस अप्रोच जो है वो कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है। तो भाई प्रोसेस का मतलब क्या है, मैसेज का प्रोसेस होना, मतलब ट्रांसमिट होना, तो दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सही है ना। दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान, है ना, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान, ठीक है, भाषा विज्ञान, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान के जनक, है ना, भाषा विज्ञान के जनक के रूप में
के मॉडर्न जनक के रूप में, आधुनिक जनक के रूप में, आधुनिक जनक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए। इन कम्युनिकेशन सेमोटिक्स एम टू डिस्क्राइब हाउ मीनिंग इज ड्राइव। फिर बोल रहा है कि ये कहा जाता है कि संकेत विज्ञान ये मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज सेड टू सेमोटिक एजम्पशन दैट मीनिंग इज ह्यूमन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑब्जर्वर। अब आपको ये कथन बताने हैं कि दोनों कथन जो हैं सही है कि गलत हैं। संकेत विज्ञान, जाहिर सी बात है, संकेत विज्ञान मतलब आपका क्या है, प्रतीकात्मक संचार, यानी आप इशारों में या मैं कहूं साइन के रूप में आप क्या करोगे, आप चीजें करते हो। नॉन वर्बल जो मेथड्स हैं वो सेमोटिक्स में आपकी क्या आती हैं, शामिल होती हैं। तो भाई संकेत विज्ञान में जाहिर सी बात है, पहला बोला जा रहा है कि सेमोटिक्स एम टू डिस्क्राइब हाउ मीनिंग इज ड्राइव, तो भाई साइन किस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपकी चीजें होती है। तो पहला वाला बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई अर्थ जो है वो चीजें की गई हैं। फिर बोल रहा है कि यहां पर दूसरे वाले में कि इट इज सेड टू सेमोटिक assumption दैट मीनिंग इज ह्यूमन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है जिसके को आप इशारा कर रहे हो वो अपने हिसाब से भी कई बार क्या करता है, मीनिंग निकाल लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई कई बार कई जगह अलग अलग इशारे का मतलब अलग अलग होता है। मैं ऐसे ऐसे करूं दोस्त के सामने तो बोलेगा क्या कि भाई कुछ पीना है क्या, है ना। अब मम्मी के सामने कहूं तो भाई पानी लाके दे देगी, है ना। यही दोस्त के साथ में बोलूंगा तो बोलेगा चलो पार्टी करते हैं, है ना। तो दोनों में आप देखोगे साइन का मतलब अलग हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे सेकंड वाला भी सही है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है वन नेगेटिव साइड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन नेगेटिव साइड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है कब, या नेगेटिव की बात हो रही है। पहला बोल रहा है कि भाई लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिबेट में नेगेटिव करोगे क्या, नहीं भाई डेमोक्रेटिक में आप नेगेटिव नहीं करते। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका चला जाएगा, दो ऑप्शन आप देखोगे कट गए। फिर बोल रहा है सत्य का दमन करने के लिए, भाई नेगेटिव कब करते हो, जब आप सत्य को दबाना चाहते हो, ये बिल्कुल सही है आपका। ये वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि सत्य को दबाना चाहते हो इसलिए आप करते हो, है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन भी चला जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली सी डी था, है ना। सी भी आपका सही है कि समाज को डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप नेगेटिव चीजों का यूज करते हो। जैसे कई लोग हैं कि भाई लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, है ना। इस चक्कर में क्या है आपस में बर्बाद हो जाते हैं, वही नेगेटिव चीज करते हैं। लेकिन ये नहीं कि सब मिलके रहें और वो करें, है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे डी वाला कि भाई ट्रांसक्यूड रेस सेंट्रली, तो प्रजाति के केंद्रीयता को प्रागमित करने के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी बी सी डी जो है यहाँ पर आपका सही होगा। फिर बोल रहा है कि ग्लोबल पीस के लिए, तो गलत है भाई, नेगेटिव चीज फैला रहे हो तो उससे आपकी पीस कभी नहीं आएगी, उल्टा पीस खत्म होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक संप्रेषण के साथ यदि गैर शाब्दिक संदेश हो तो अधिक सशक्त बन जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन बिकम पावरफुल विथ नॉन वर्बल मैसेज। तो आपको पता है कि भाई अगर वर्बल के साथ में आपका क्या है, नॉन वर्बल हो, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं अपना फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज भी साथ में उस मैसेज के डाल रहा हूं, तो बिल्कुल वो इफेक्टिव होता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कथन। दूसरा पढ़िएगा, दूसरा बोल रहा है कि गैर शाब्दिक संप्रेषण निजी भावनाओं, संवेगों और अभिवृत्तियों को प्रतिबिंब नहीं करता। बोल रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डस नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड। बिल्कुल गलत है भाई, चेहरे से पता चल जाता है कि आप दुखी हो कि नहीं हो, है ना। चेहरा आपका नहीं छुपा सकता, आंखें आपकी नहीं छुपा सकती। यहां पर बोल रहा है कि भाई पर्सनल फीलिंग नहीं बताता है नॉन वर्बल, ऐसा है क्या। आप दुखी हो गया, आपके चेहरा बता देगा कि आप दुखी हो, खुश हो गया आपका चेहरा बता देगा कि आप खुश हो।
आप देखो कभी आप मुस्कुराते रहते हो तो आपका सामने वाला पूछता है क्या खुशखबरी है भैया, बहुत खुश लग रहे हो, चेहरा देख के समझ जाता है, जबकि आपका ने उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन चेहरा आपका समझ में आ जाता है कि बहुत खुश है व्यक्ति, है ना, या बहुत दुखी है। तो ये गलत है कि भाई वो नहीं करता। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए कि पहला वाला सही है, जबकि आपका दूसरा वाला रॉन्ग है। अगला है कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञानपरक समय का संबंध हमारे द्वारा गैर शाब्दिक संकेतों या इशारों के प्रसंस्करण से है। बोल रहा है परपेचुअल टाइम इज रिलेटेड टू अवर प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल साइन और जेस्चर। अब यहां पर एक टर्म आई है परपेचुअल टाइम, है ना, परपेचुअल टाइम। परपेचुअल टाइम क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा वाला बोल रहा है, हाँ दूसरा वाला आपका क्या बोल रहा है कि भाई सांकेतिक या प्रत्यक्ष ज्ञान परक संचार का संबंध दूसरों के संचार को अपने दिमाग में शामिल करने से, और इस प्रकार के संचार को संकेत विज्ञान कहा जाता है। सिंबॉलिक और परपेचुअल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू आवर इनकॉर्पोरेटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ अदर इन अवर माइंड, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड सेमोनेटिक्स। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए बताइए क्या होगा। हाँ देखिए यहां पर परपेचुअल की बात करें, सेमोटिक्स की बात करें, तो परपेचुअल का मतलब अगर आप समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ड्यूरेशन जिसको हम कहते हैं, हाँ कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड और टाइम, बिना रुके आप क्या कर रहे हो, चीजों को कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना परपेचुअल, है ना। परपेचुअल का मतलब क्या है, एक तरह से परपेचुअल का मतलब ही ये है कि भाई आपका किसी चीज को लगातार आप क्या कर रहे हो, उसे हम परपेचुअल कहते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान पर का संबंध जो है, संबंध जो है गैर शाब्दिक संकेतों इशारों के प्रसंस्करण से है, और बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए नॉन वर्बल करोगे तो वो जो टाइम होगा वो उसी से संबंधित होगा कि लंबे समय के लिए आप क्या कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। तो पहला वाला सही है। दूसरा बोल रहा है कि परपेचुअल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ अदर इन अवर माइंड। जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। सामने वाला क्या बोल रहा है उस टाइम में हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो है आपका क्या होना चाहिए, सही होने चाहिए। दोनों कथन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण के एक प्रकार के रूप में अंग विक्षेपगत विज्ञान के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जेस्चर एज टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ यहाँ पर जेस्चर के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका एकदम सही बैठ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे रखा है, पहला अगर आप देखेंगे बोल रहा है कि जेस्चर डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग, तो गलत है भैया। जेस्चर कन्वे करता है मीनिंग, पहला गलत हो गया, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि जेस्चर डू नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ पर्सन, अग विक्षेपगत विज्ञान किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवस्था की प्रतिबिंबित नहीं करता। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जो है चेहरे के भाव जो हैं एक्चुअल में, है ना, तो चेहरे के भाव जो हैं वो चीजों को दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है ना। तो भैया दो रॉन्ग हो गए और बी रॉन्ग हो गया, तो भैया सी ऑप्शन ही इसका आंसर बचता है। तो तीसरा पढ़ लीजिए कि पर्सनल बॉडी जेस्चर एंड एक्शन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग रहती है जेस्चर में। फिर बोल रहा है जेस्चर कैन बी सब्जेक्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस, बिल्कुल ये भी सही है। फिर है आपका लास्ट वाला कि बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन एंड बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ हिज सोशल सिस्टम शेयर्ड विद अदर्स, ये भी बिल्कुल सही है कि हाव भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आंसर हो जाना चाहिए सी, डी और ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ विजुअल डायमेंशन, विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन से गैर शाब्दिक के दृश्यात्मक आयाम के रूप में है।
बॉडी बिल्ड, जेंडर, स्किन कलर, सॉफ्ट स्पीच, प्लेन लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, इनमें से कौन सा बॉडी लैंग्वेज में आपका रहेगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो बॉडी बिल्ड, जी हाँ, शरीर आपका कैसा है, कितने मोटे हो कितने पतले हो, इसका भी फर्क पड़ता है ना। तो एक तरह से आप देखेंगे तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि भाई आपका जो विजुअल डायमेंशन है वो आपकी बॉडी बिल्ड कैसा है, शरीर का गठन कैसा है, पतले मोटे, है ना, ये सब मैटर करता है। तो यहाँ पर पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। तो भैया ए होना ही होना है, 2 ऑप्शन अपने आप कट गए, है ना, बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें से आप देख लीजिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है लिंग, जेंडर। तो जेंडर भी मैटर करता है आपका, बिल्कुल मैटर करता है जेंडर, क्योंकि भाई लड़की है तो भाई अटेंशन ज्यादा मिलेगा, लड़का है अटेंशन कम मिलेगा, है ना। अगर एक लड़की खड़े होके लेक्चर दे दे अच्छे से, है ना, अच्छे से, तो जाहिर सी बात है लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करेंगे कंपेयर टू एक लड़के को, है ना। तो ये होता है, जेंडर का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे त्वचा का रंग, स्किन कलर का भी प्रभाव पड़ता है भैया। गोरा है तो भैया अच्छा होगा, ये माना जाता है। इंडियन कल्चर में आप देखेंगे कि भाई लड़की कैसी चाहिए, गोरी चाहिए, है ना। लड़का भली काला हो लेकिन लड़की कैसी चाहिए, गोरी चाहिए, है ना। तो लड़का भी गोरा हो अलग इफेक्ट पड़ता है ना। भाई आप हीरो को, ज्यादातर आप हीरो को कैसा देखना पसंद करते हो फिल्मों में, गोरा लड़का हो, बॉडी बिल्डर हो, है ना। तो यहाँ पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। स्पीच का कोई लेना देना नहीं है विजुअल डायमेंशन में, है ना, सामान्य भाषा का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए, बी और सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो रहा है कि प्रभावी संप्रेषक परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर डज नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज। दूसरा बोल रहा है प्रभावी संप्रेषक समाज के समग्र हित से संबंधित सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों की आवश्यकता की जांच परख करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर एग्जामिन द नीड ऑफ पीपल फॉर सोशल चेंज रिलेटेड टू ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है। पहला बोल रहा है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेटर डज नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज, तो ये गलत है। एक अच्छा वक्ता रहेगा आपके विचारों को भी बदल देगा। आप ओशो को सुनिए, जी हाँ, आप ओशो को सुनेंगे तो आपके भी विचार क्या होंगे, बदलने लगेंगे। आप प्रेमानंद महाराज को सुनिए तो उनको सुनकर भी आपके क्या है, विचार बदलने लगेंगे, चेंजेस आने लगेंगे, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर डज नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज। गलत है भाई, चेंज करता है, पहला गलत है यहां पर। दूसरा बोल रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होता है उसका काम होता है सोशल चेंज रिलेटेड टू ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ अदर सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप देखेंगे सही हो जाएगा कि भाई एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होगा वो सोसाइटी को बदलाव करना चाहेगा। जैसे मैंने उदाहरण में आपको ओशो का दिया, ओशो का काम क्या था, बदलाव लाना, है ना। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो उनका अलग ही फिलॉसफी चलती थी और उनका अलग ही वो था, है ना। तो बदलाव लाना बिल्कुल उनका मोटो था। चलिए अगला है, कभी कभी संप्रेषण के प्रभाव सरल एवं प्रत्यक्ष होते हैं कि समटाइम इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपल एंड डायरेक्ट। समटाइम इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपल एंड डायरेक्ट। दूसरा बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन कंटेस्ट इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी कम्युनिकेशन जो होता है वो सही होता है, सिंपल भी होता है और डायरेक्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि कभी कभी जो कंटेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। जैसे मैंने बोला कि भाई आप नॉर्मल व्यक्ति को सुन रहे हैं, मान के चलिए आप प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं तो आपको सिंपल सिंपल चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यही आप ओशो को सुनेंगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, कई बार कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, है ना। उसमें आप जब सुनेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज है कि भाई कुछ लोगों की चीजें क्या होती हैं, सिंपल और डायरेक्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों की चीजें क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड और क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कुछ टीचर जो होते हैं मैथ्स को बहुत कठिन बना देते हैं, इजी तरीके से नहीं कराते, टफ तरीके से कराते हैं, तो चक्कर में क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है,
दोनों है ना, तो यहाँ पर दोनों ही सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्मादीर जैवोक्रिकन जो है इनका किस आविष्कार से संबंध था? वल्मादीन जवर्किन जो है, जी हाँ, वल्मादीन जवर्किन जो है इनका रिलेशन किस इन्वेंशन से था, यह आपको बताना है। ऑप्शन में आपका दे रखा है अलग अलग, कलर प्रिंटिंग, रेडियो, वल्मादिमीर जवोरियन। चलिए इनका किससे संबंध था यह आपको बताना है। हाँ, ऑप्शन में आपके टीवी, कलर प्रिंटिंग है, दूरदर्शन है, रेडियो है और इंटरनेट है। चलो बताइए, पढ़ा है इसके बारे में? चलिए, तो अगर आप देखेंगे इनका संबंध जो है वो एक्चुअल में टेलीविजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। ठीक है, टेलीविजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, टेलीविजन टेक्नोलॉजी से संबंधित था। ठीक है, तो यहां पर वैसे ऑप्शन नहीं है, लेकिन यूजीसी ने इसका आंसर दूरदर्शन माना है ना, यूजीसी ने इसका आंसर दूरदर्शन माना है। बाकी जो इनका मुख्य संबंध था तो वो आपका टेलीविजन टेक्नोलॉजी से था, है ना। ये आपको याद रखिएगा, फादर ऑफ टेलीविजन के रूप में आप देखेंगे जाने जाते हैं आपका वल्मादिर जवर्किन, तो ये आपको याद रखिएगा, है ना। टेलीविजन से रिलेटेड जो है इनका संबंध था, तो ये आपको इन्वेंशन के रूप में ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, टेलीविजन टेक्नोलॉजी। हाँ, और बेसिकली आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन और रिसीवन जो है टेलीविजन में कैथोड रे ट्यूब जो सीआरटी हम जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू इन्होंने किया था, तो ये आप याद रखिएगा। और उसने यूजीसी ने इसका आंसर जो है दूरदर्शन माना है, बाकी आप इसका याद रखिएगा टेलीविजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था फर्स्ट वाला, वॉज स्टिमुलस फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई वर्ल्ड वॉर हुआ और उससे किस चीज का विकास हुआ पहला, ये आपको बताना है। वर्ल्ड वॉर हुआ और विकास किसका हुआ? चलिए, तो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भैया उस टाइम पर क्या नहीं था? रेडियो नहीं था। और उस टाइम पर फिर किसका आविष्कार हो गया? रेडियो का। आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है आपका चीजें यूज होने लगी, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के उससे, है ना। तो रेडियो के विकास के लिए माना जाता है। पहली बार आप देखेंगे रेडियो तो भाई 24 दिसंबर 1906, 24 दिसंबर 1906 को पहली बार जो है रेडियो का आपका क्या है प्रसारण हुआ था, है ना। टेलीकास्ट पहली बार आप देखेंगे 1906 में हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया में भी देखेंगे तो 1900 के आसपास जो है आपका क्या हुआ था, वो हुआ था। और दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन स्टेशन ली करके था, है ना, स्टेशन ली, स्टेशन ली आप देखेंगे पहला रेडियो, जी हाँ, स्टेशन ली आप देखेंगे तो पहला रेडियो स्टेशन ली द फॉरेस्ट करके, स्टेशन ली द फॉरेस्ट करके पहला रेडियो था दुनिया का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ पूछेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौखिक सप्रेशन के प्रभाव हैं, ओरल कम्युनिकेशन का इफेक्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में आपका दे रखा है, पहला है फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, खंडात्मक सूचना, फिर है पर्सनल रिलेशन, फीडबैक, ऑब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ इंटरेक्शन। चलो बताओ, मौखिक सूचना, मौखिक सूचना की बात हो रही है तो भाई अब मौखिक ओरल में आप देख रहे हो तो बोल रहा है कि खंडात्मक सूचना है, फ्रेगमेंटेड सूचना है। तो भाई आप देखेंगे ओरल में क्या होता है, एक तो पैसा बचता है आपका, दूसरा समय बचता है। कोई भी चीज आपको ओरल में बोलनी है तुरंत हो जाती है, पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। तो जल्दी करने वाला जो चीज है
ये आपका होता है मौखिक, है ना। तो पर्सनल रिलेशन अगर आप देखेंगे तो पर्सनल रिलेशन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले से बातें नहीं करोगे तब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। दूसरा, फीडबैक भी तुरंत मिलता है ओरल में, क्योंकि भाई ईमेल भेजूंगा तो भाई कब देखेगा, कब रिप्लाई करेगा, या इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन सामने ही अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे, तुरंत रिप्लाई देना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो फीडबैक आपको तुरंत मिलता है। ऑब्जेक्टिविटी और लेक ऑफ अटेंशन उतना क्लियर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है बी और सी आपका होना ही होना चाहिए, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना, ए होना नहीं है ना, बी और सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही जो है केवल सही आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनोमिक्स किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल में आपने क्या पढ़ा होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया है ना। आपका क्रोनोमिक्स किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। क्या होता है क्रोनोमिक्स? स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल। जी हाँ, समय का आप जो यूज करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसे क्रोनोमिक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही आपने प्रॉक्सिमिक्स पढ़ा है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तित्व। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा है, अल्फैक्टिक्स पढ़ा है, जिसका संबंध होता है किससे, सुगंध से, है ना। तो ये कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी। स्टडी या फिर मैं कहूँ समय का जो यूज होता है उसे क्रोनोमिक्स के नाम से क्या है आप जानते हो, है ना, ये याद रखिएगा। टाइम का जैसे पंक्चुअलिटी हो गया, है ना, किसी के लिए वेट करना, तुरंत इंटरेक्शन करना, ये सब इसके अंतर्गत जो है आपका आता है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। होपफुली आपने आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए जल्दी से। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी? तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है, क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा।